पिछले लेक्चर में हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़े थे। उसका कुछ पोर्शन जो है बाकी है, जो है क्राइटेरिया फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ OSS। OSS का फुल फॉर्म क्या है? OSS का फुल फॉर्म है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद सोर्स कोड अंडर एन ओपन सोर्स लाइसेंस। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है, सपोर्ट आपने डाउनलोड किया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, कहाँ मिलेगा आपको? इंटरनेट पे फ्रीली आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मिलेगा। उसके साथ ओपन सोर्स लाइसेंस होगा आपका, यानी कि कोई फ़ी नहीं लगेगा, वो लाइसेंस होगा। और साथ में उस सॉफ्टवेयर का आप सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हैं। सोर्स कोड वो होता है जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो कोडिंग किया गया है, जो भी टूल्स यूज़ किए गए हैं, जो भी कोड्स यूज़ किए गए हैं, वो सारे आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है, जिसको आप डाउनलोड करके आप खुद रन करा सकते हैं। आप खुद उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। वो होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक खास बात तो होता है कि वो सोर्स कोड अवेलेबल कराता है। द डिस्ट्रीब्यूशन टर्म ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मस्ट कंपाइल विद द फॉलोइंग क्राइटेरिया। कंपाइल मीन्स होता है इससे जो इसके पालन करना होता है। कंपाइल मीन्स पालन करना। ये जो भी क्राइटेरिया नीचे दिया गया है, जो भी पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं, उन सभी पॉइंट्स को पालन कर रहा है अगर कोई सॉफ्टवेयर, तो उसको हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहेंगे। या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के टर्म्स होते हैं जिसको हम जो है डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। पहला है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या मतलब हुआ? द license shall not restrict any part from selling or giving away the software distribution containing program from several different sources. The license shall not, देखिए आपको, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, उसका सोर्स कोड डाउनलोड किए, आप उस सोर्स कोड में मॉडिफिकेशन करके या कोई मॉडिफाई करके सॉफ्टवेयर बनाते हैं, दूसरे नाम से बनाकर उसको बेच सकते हैं। आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप वो सोर्स जो है, सॉफ्टवेयर जो है, गिविंग अवे सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन कंटेनिंग प्रॉब्लम्स सेवरल डिफरेंट सोर्सेज, आप डिफरेंट सोर्सेज में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कोर्स का, और कोई बेहतर चीज़ बनाकर, बेहतर प्रोग्राम बनाकर, बेहतर सॉफ्टवेयर बनाकर उसको बेच भी सकते हैं। द लाइसेंस शैल नॉट रिक्वायर रॉयल्टी और अदर फी फॉर सच सेल। अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया उसका इस्तेमाल करके, तो जो इसके लिए आपको कोई रॉयल्टी नहीं देना पड़ेगी। रॉयल्टी एक प्रकार का बिजनेस टर्म है, जिसमें क्या होता है कि कोई सेलिंग होता है, कोई चीज़ सेलिंग होता है, तो उसका कुछ परसेंट कंपनी को जाता है, या जो ओनर जिसने वो सॉफ्टवेयर, मेन सॉफ्टवेयर जिसने बनाया है, उसको जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप बनाएं, मॉडिफाई करके आप बेचिए, सेल करिए, कोई फ़ी आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। सोर्स कोड क्या है? सोर्स कोड, द प्रोग्राम, एक मिनट, द प्रोग्राम मस्ट इंक्लूड सोर्स कोड एंड अलाउ डिस्ट्रीब्यूशन विथ सोर्स कोड एज वेल एज कंपाइल फॉर्म। जो भी प्रोग्राम, जो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, उनका सोर्स कोड अवेलेबल होना चाहिए, उसके साथ उसका सोर्स कोड भी प्रोवाइड करना होता है आपको, यूजर को, ठीक है। द सोर्स कोड, और ऐसा होना चाहिए जो चले, रन करे, ऐसा नहीं कि एरर आए। द सोर्स कोड मस्ट बी इन विथ इंटरफेरेड फॉर्म इन विच ए प्रोग्रामर वुड मॉडिफाई द प्रोग्राम। और उस सोर्स कोड में प्रोग्रामर जो है कोई मॉडिफिकेशन कर सके, ठीक है, वो कर सकता है, उसे कोई रोक नहीं है। आप उसे डाउनलोड करके सोर्स कोड में आप उसमें मॉडिफिकेशन करके नए तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगला है इंटीग्रिटी ऑफ अथोर सोर्स कोड। अथोर यानी कि किसी ने पहली बार उस सॉफ्टवेयर को बनाया होगा, जो ओपन सोर्स के रूप में, सॉफ्टवेयर के रूप में वो आपको उपलब्ध करा रहा है। तो आप क्या करेंगे? उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है, ओरिजिनल जो वो सॉफ्टवेयर है, उसमें आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। मतलब आप उसके नाम से दोबारा नहीं पब्लिश कर सकते हैं। आप उसके नाम से वर्जन में अपडेट करना पड़ेगा आपको। क्या आप उसी वर्जन का आप नहीं कर सकते हैं? लिखा क्या देखते हैं? द लाइसेंस
The license may restrict source code from being distributed in modified form only if the license allows the distribution of patch file with the source code for the purpose of modifying the program at build time. बनाने के समय में जो भी चीज़ थी, ठीक है, उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर आप उसी नाम से दोबारा आप उसको अपलोड नहीं कर सकते हैं। आपको वर्जन आपको अपडेट करना पड़ेगा। वही चीज़ सेम टू सेम नहीं अपलोड कर सकते हैं दूसरे नाम से, ठीक है, क्योंकि जिसने बनाया है उसका मेहनत लगा है। आप उसके कोड को अपना कोड नहीं बना सकते हैं। आपको कोई मॉडिफिकेशन करके कोई नया नाम से उसे पब्लिश करना होगा। आगे है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट इज़ ए सॉफ्टवेयर दैट इज़ ओन्ड बाय इंडिविजुअल और ए कंपनी। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कोई या तो कोई इंडिविजुअल्स उसको ओन करेगा या तो कोई कंपनी उसे ओन करेगा। देयर आर ऑलमोस्ट ऑलवेज मेजर रिस्ट्रिक्शन ऑन इट टू यूज एंड इट्स सोर्स कोड इज ऑलवेज कीप्ड ए सीक्रेट। इस प्रकार के जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, पाबंदियाँ होती हैं, प्रतिबंदियाँ होती हैं यूज़ करने में, और उनके सोर्स कोड हैं, यानी कि जिस कोड में वो लिखा गया है वो हमेशा सीक्रेट रखा जाता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज कॉपीराइटेड एंड बियर लिमिट्स अगेंस्ट यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मॉडिफिकेशन दैट आर इम्पोज्ड बाय इट्स पब्लिशर, वेंडर और डेवलपर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो है वो कॉपीराइटेड होते हैं, यानी कि आप उसके सोर्स कोड को पहले तो आप ले नहीं सकते, और उसके जैसा वही सेम चीज़ आप उसका कंटेंट को आप बिना उसे पैड किए आप उसके चीज़ को, उसके वस्तु को इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं कर सकते बिना उसका सब्सक्रिप्शन लिए या पैड किए। कॉपीराइट आ जाएगा आपको, ठीक है। बियरिंग लिमिट अगेंस्ट यूज, उसमें कुछ लिमिट्स होते हैं, आप उसको यूज़ करने में कुछ लिमिट है, आपको लिमिट में रहना पड़ेगा उसको इस्तेमाल करते हुए। एंड उसमें मॉडिफिकेशन की बात किया जाए या किसी और को आप ले कर दें तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इम्पोज बाय पब्लिशर, जो भी चीज़ मॉडिफिकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन है वो केवल पब्लिशर, वेंडर यानी विक्रेता या डेवलपर ही कर सकता है। उसको बेचने का काम, उसे मॉडिफिकेशन का काम कौन कर सकता है? जो विक्रेता है वही करवाएगा, और एक्चुअल में कौन करेगा? डेवलपर करेगा, ठीक है। अगर डेवलपर ही विक्रेता है तो भाई डेवलपर करेगा। आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है कि हेडिंग को हाईलाइट कर लेते हैं। मेन बैरियर फॉर यूजिंग प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। देखिए कौन सा ऐसा बैरियर है, बैरियर माने कौन सा ऐसा बाधा है, ठीक है, कौन सा ऐसा चीज़ है जिससे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को रोकता है यूज करने से, ठीक है। लाइसेंस तो है क्या? पहला पॉइंट, लाइसेंसेस एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर आर वेरी एक्सपेंसिव। अगर आपको कोई प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर चलानी है तो आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस किससे मिलेगी? पैसे देकर लेनी पड़ेगी, और पैसा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। उसको मेंटेनेंस कराना है तब भी आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। इट इज़ डेवलप्ड फॉर सिंगल पर्पज़ एप्लीकेशन आर सेपरेटली पैकेज। जो भी एप्लीकेशन आते हैं वो पैकेज में आते हैं, और एक ही व्यक्ति उसको इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई आपने सॉफ्टवेयर परचेज किया और अपने सिस्टम में चला रहे हैं, आपको दूसरे सिस्टम में चलाने के लिए अलग से पे करना पड़ेगा, फिर से आपको परचेज करना पड़ेगा। नहीं तो आप मल्टी यूजर परचेज करना पड़ेगा, जिसका फ़ी और बढ़ जाएगा, और वो भी लिमिटेड होगा। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड तरीके से यूज करेंगे, आप एक लिमिटेड 4, 5, 6 जितने यूजर्स के आप खरीदेंगे उतने यूजर्स में आप कंप्यूटर में चलाएंगे। इसलिए इसका यूज़ करना, एक प्रकार का प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर यूज़ करने में बाधाएँ आती हैं। और तीसरा पॉइंट है वेंडर सपोर्ट इज़ कंडीशनल टू मेंटेनेंस सब्सक्रिप्शन। वेंडर सपोर्ट इज़ कंडीशनल टू मेंटेनेंस सब्सक्रिप्शन। और जो भी विक्रेता है वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करे, ये कंडीशनल शर्त पे है। अगर आप ज़्यादा पैसा देंगे, आपको उसका सब्सक्रिप्शन लेंगे, तब वो आपको मेंटेन करके देगा, आपको सपोर्ट करेगा। पैसा कम देंगे तो सपोर्ट नहीं करेगा, उसके कंडीशन पे आप निर्भर रहेंगे। पॉइंट 4, यूजर हैव टू डिपेंडेंट ऑन डेवलपर फॉर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर फॉर ऑल अपडेट्स एंड सपोर्ट एंड फिक्सेस। अगर कोई यूजर है जिसने प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ले लिया, सपोज कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ले लिया, ठीक है, या कोई भी सॉफ्टवेयर ले लिया जिसको उसने पे करके लेना है, वो किस पे डिपेंड होगा? जो उसको बनाया, डिपेंड ऑन द डेवलपर ऑफ प्रोप्राइटरी। जो सॉफ्टवेयर को उसने परचेज किया उस सॉफ्टवेयर को बनाने वाले पे डिपेंड करेगा, ठीक है।
कोई भी अपडेट आएगा, सपोर्ट आएगा, फिक्सेस होगा, करना रहेगा, तो वो किसके पास जाएगा? जो डेवलपर है उसका। तो आप डायरेक्टली आप उससे बंध जाते हैं, ठीक है, डिपेंड हो जाते हैं। जब तक वो नहीं करेगा तब तक आपके सॉफ्टवेयर में अपडेट्स नहीं होंगे। 5वां पॉइंट, लो लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन एंड एडाप्टेबिलिटी। आप अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। आप अपने हिसाब से उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत कर लेंगे, ठीक है, लेकिन ज़्यादा कुछ अपने हिसाब से परिवर्तन नहीं कर सकते। जो डेवलपर जिस प्रकार से वो बनाया रहेगा, फ्रेम बनाया रहेगा, उस सॉफ्टवेयर का कोडिंग किया रहेगा, उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो ये हो गया बैरियर फॉर यूजिंग प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, यानी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने में आने वाली बाधा। अब हम पढ़ते हैं आगे, IT गैजेट एंड इट्स एप्लीकेशन। IT गैजेट्स एंड इट्स एप्लीकेशन। IT गैजेट्स क्या होते हैं, इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। ए गैजेट इज अ डिवाइस हैज ए स्पेसिफिक फंक्शन। गैजेट, आगे पढ़ते हैं, इन एडिशन यूजुअली ए स्मॉल डायमेंशन। गैजेट एक प्रकार का डिवाइस है जिसका एक विशेष फंक्शन होता है, और अगर और इसके बारे में बात करें तो इसका जो डायमेंशन होता है, यानी देखने में ये छोटा होता है, इसका आकार छोटा होता है, एक प्रकार का डिवाइस होता है जो कि विशेष काम करता है। इट इज़ ए वेरी प्रैक्टिकल इन ऑलवेज इन अकॉर्डेंस विथ न्यू टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही प्रैक्टिकल होता है और हमेशा नए नए टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। सम IT गैजेट्स आर फॉलो। मैं एग्जांपल क्या बताऊं, एग्जांपल अभी इतना नीचे दिए हैं, आप पढ़ेंगे तो कुछ समझेंगे कि IT गैजेट है क्या और नए टेक्नोलॉजी पे बेस्ड कैसे ये गैजेट होते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। आगे टैबलेट, जो पहला IT गैजेट है वो है टैबलेट। इट इज़ ए वायरलेस टच स्क्रीन पर्सनल कंप्यूटर that is smaller than a notebook but larger than a smartphone। टैबलेट एक प्रकार का वायरलेस टच स्क्रीन पर्सनल कंप्यूटर की तरह होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है जो कि नोटबुक से छोटा होता है। नोटबुक क्या होता है, लैपटॉप से हल्का सा छोटा होता है और टैबलेट से बड़ा होता है, ठीक है। बट इज़ लार्जर देन स्मार्टफोन, जो हमारे स्मार्टफोन होता है जिसे हम हाथ में लेके चलाते हैं, उससे बड़ा होता है ये जो है टैबलेट। ये करीब, सपोज कि अगर ये फ़ोन है हमारा, ठीक है, ये स्मार्टफोन है हमारा, तो ये होगा टैबलेट। और इससे बड़ा क्या होगा, नोटबुक होगा जो लैपटॉप की तरह होता है, ठीक है। और इससे बड़ा क्या होता है, लैपटॉप होता है। तो ये समझ में आया, आगे पढ़ते हैं। अर्लियर tablets used either a keyboard or a stylus for inputting, but now mostly tablets uses touch screen to input the data or information। अर्लियर मैंने पहले के समय में जो टैबलेट्स होते थे, या तो उनमें कीबोर्ड यूज होते थे या स्टाइलस पेन होता था। स्टाइलस मीन्स पेन, एक पेन होता था, एक ऐसा पेन जिससे क्या हो रहा है, जिससे हम इनपुट करते थे। उस टैबलेट में कोई चीज़ लिखना है तो उस पेन के माध्यम से लिखते थे, कुछ चीज़ बनाना है तो उस पेन के माध्यम से बनाते थे और स्क्रीन पे काम करते थे। या तो कीबोर्ड होता था या तो ऐसा कोई पेन होता था जिसके माध्यम से हम इनपुट करते थे, यानी कि चलाते थे। बट नाउ मोस्टली टैबलेट्स यूज टच स्क्रीन। लेकिन अब जो टैबलेट्स आ रहे हैं उसमें टच स्क्रीन आ रहे हैं, जिससे कि हम डाटा को इनपुट करते हैं या इन्फॉर्मेशन को इनपुट करते हैं। ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, देखिए, मेनी टैबलेट्स नाउ सपोर्ट मल्टी टच इनपुट विच अलाउ यू टू परफॉर्म जेस्टर विथ मल्टीपल फिंगर्स सच एज पिंचिंग एन इमेज टू जूम आउट और स्प्रेडिंग योर फिंगर अपार्ट टू जूम इन। और बहुत सारे टैबलेट्स अब ऐसे आ रहे हैं जो मल्टी टच इनपुट काम करते हैं, यानी कि अब एक बार में मल्टीपल टच, वो जो है उस डिवाइस, वो जो नए टैबलेट्स आ रहे हैं वो उसको आप तो मल्टीपल टच करेंगे तो मल्टीपल टच आपको रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल ये है कि आप 2 फिंगर से कोई मल्टीपल फिंगर से आप इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अपने फिंगर्स को पास करेंगे तो इमेज छोटा होता है और जिसे जूम आउट कहते हैं,
और फिंगर को स्प्लिट करेंगे, फैलाएंगे स्क्रीन पे, तो इमेज बड़ा होता है, जैसे जूम इन कहते हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि वो मल्टीपल फिंगर का टच जो है वो सेंस करता है, उस पर काम करता है स्क्रीन पर। मोस्ट पॉपुलर टैबलेट कंप्यूटर आर एप्पल पैड, सैमसंग गैलेक्सी टैब। और सबसे लोग प्रसिद्ध जो टैबलेट्स हैं वो एप्पल पैड है और सैमसंग गैलेक्सी टैब है। ठीक है, सैमसंग गैलेक्सी टैब। यहाँ पे टैब है, देख सकते हैं, यह है टैबलेट। अगला जो लेक्चर होगा 19, उसमें हम आगे स्मार्टफोन से स्टार्ट करेंगे।